और नमस्कार दोस्तों, जी के वाई के देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो पॉलिटी की संवैधानिक इतिहास जिस तरीके से हमारा बना था उसकी एक मैराथन है। ठीक है, लगभग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, और उन प्रश्नों के साथ थोड़ी थोड़ी हम डिटेल से समझेंगे, यानी कि एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा इससे हमारा। ठीक है, तो आज की जो ये हमारी मैराथन है इसमें भारतीय संवैधानिक विकास, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न एक ना एक आता है, वो आपका हम देखेंगे। और एक ही क्लास में आपका जितना भी सिलेबस होगा इस टॉपिक से संबंधित वो आपका खत्म किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारी ज्योग्राफी की 19 क्लास की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। आप लोग उसको अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसी तरीके का प्यार अपना पॉलिटी पर भी बनाए रखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअल में है क्या। तो रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, आपको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। वहाँ से वो रजिस्टर्ड थी ब्रिटेन से, ब्रिटेन की एक कंपनी थी। जब वो कंपनी यहाँ पर आई और उसने खूब थोड़ा सा भ्रष्टाचार की वजह से मान लीजिए लूट खसोट मचाने लगी, तो ब्रिटेन सरकार ने कुछ एक्ट पारित करना शुरू कर दिए। ठीक है, और वो एक्ट हर एक 20 साल बाद हमारे आते थे, यानी कि उनकी जो वैलिडिटी होती थी वो आपकी 20 साल तक की होती थी। तो 1773 में पहला एक्ट आया था, जो कि कंपनी जो थी उसके भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए, तो पहला एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था। ठीक है, 1773 में आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इसके बाद कब आएगा, तो 20 साल बाद आएगा, यानी कि 1793 में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। चलिए, अगला प्रश्न है, कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना कब की गई थी। तो जो आपका कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसकी स्थापना आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। लेकिन किस वर्ष में की गई थी, तो 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट की। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे। तो ब्रिटेन के राजा कौन थे सर, वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के राजा थे। बात कर लेते हैं उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, राजा जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मैंने आपको बताया अभी, तो पहले मुख्य न्यायाधीश 1774 में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था उसके आपके एलिजा एम्पे थे। कौन थे, एलिजा एम्पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक अधिकार बढ़ाए गए थे। तो 1773 के बाद किस एक्ट के द्वारा आपके राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार बढ़ाए गए। तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक 20 साल बाद ये एक्ट आपका आता था, रिन्यू होता था। तो आपका कब बढ़ाया जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से वर्ष में, तो आपका 1793 वर्ष में आपका जो राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार थे इनको बढ़ाया गया था। कब, 1773 के बाद जो अगला एक्ट आया वो 1793 में आया। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों व सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इस फैक्ट, इस क्या कहते हैं एक्ट से संबंधित आपका ये फैक्ट डाटा है कि देखो कंपनी के व्यापारी काम कहाँ कर रहे हैं, भारत में। किसके लिए कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए। यहाँ से जितना भी आपका लाभ है, प्रॉफिट है, वो कहाँ पर ले जा रहे हैं, तो ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। लेकिन भारतीय राजस्व से उनका वेतन दिया जाने लगेगा। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था, तो 1793 के एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1813 एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1813 के जो एक्ट आया था उसके समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल के कर लेना, कौन थे, तो आपके लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। ठीक है, क्योंकि जो 1833 के एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। तो अभी तक 1813 की बात है तो बंगाल का ही होगा। तो इसको भारत को काट के यहाँ पर क्या कर लेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे 1813 के एक्ट में, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार सीमित किए गए थे? तो आपका 1813 का जो एक्ट आया था, इसमें जो कंपनी के अधिकार थे उनको सीमित किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एकाधिकार किस पे रह गया था सिर्फ आपका कंपनी का? तो चाय और चीनी के साथ। चाय के साथ जो व्यापार करेगी कंपनी, वो उस कंपनी के अलावा कोई भी और व्यापार नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। और दूसरा आपका चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई व्यापार नहीं करेगा। इन दो चीज़ों पर ही एकाधिकार था, यानी कि कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता। बाकी सबों में, बाकी जो सब थी वो और जो जितने मामले थे वो अन्य कंपनियों के लिए खोल दिए गए थे, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको सीमित किया गया। सीधी सी बात है 1813 के एक्ट के समय। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटित किए गए? तो 1813 का जो एक्ट था, इसी एक्ट में आपका भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, ठीक है, प्रोत्साहन तथा साहित्य के लिए एक तरीके से आपका जो राशि है वो आवंटित की गई थी, ठीक है। इसको आप याद करेंगे। तो कौन सा ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1813 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया, पीछे भी आपको सही कराया था जब प्रश्न बना था 1813 के भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के नहीं तो बंगाल के ही थे, क्योंकि जो भारत के गवर्नर जनरल नाम दिया गया वो 1833 में दिया गया, ठीक है। तो 1833 में दिया गया इस पद को, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद करेंगे आप। अगला प्रश्न है, 1853 के और आपके जो 1833 में, पीछे आपको मैं बता देता हूँ, 1833 में जो आपके भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही वही व्यक्ति है जो सती प्रथा समाप्त के लिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1853 के अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो 1853 का जो आपका अधिनियम आया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के समय पर आपकी पहली बार भारतीय रेल जो चलाई गई थी भारत में, तो इन्हीं के समय काल में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1853 के एक्ट के तहत आपकी भारत में संसदीय प्रणाली की जो पहली बार जो शुरुआत मानी जाती है वो आपकी इसी अधिनियम के तहत मानी जाती है, 1853 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति हुई, इसका थोड़ा सा इतिहास जान ली। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। ये एक जो क्रांति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन सरकार जानती थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, तो वो एक ऐसा मौका ढूंढ रही थी, उन्हें मौका मिल चुका था। और उसने क्या किया, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ख़त्म करके अपना शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन वहाँ पर स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए 1858 में आपका जो भारत का गवर्नर जनरल जिसको कहा जाता था, उसको भारत का वायसरॉय कहा जाने लगा 1858 एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया गया? तो आपका ब्रिटिश क्राउन मैंने आपको बताया, तो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो आपका 1858 के अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम के तहत प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है? तो भारत में जो आपकी प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है वो आपकी 1892 के अधिनियम के तहत मानी जाती है, ठीक है। 1892 के अधिनियम के तहत आपकी भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि प्रश्न पूछने की जो शक्ति दी गई थी वो आपकी इसी अधिनियम के तहत दी गई थी। क्या इसमें वोट देने की थी? तो नहीं, अभी नहीं थी। और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत थी वो 1892 के तहत ही हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि सीधे सीधे कोई चुनता नहीं है, यानी कि भारतीयों द्वारा, जैसे मान लीजिए हमने किसी को वोट दिया, प्रत्यक्ष चुनाव ये होता है हमने किसी को वोट दिया, हमने वोट दे के जिसे चुना है वो आदमी अब जिनको चुनेगा वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट आप किसी के लिए वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 के एक्ट के तहत की गई। अगला प्रश्न है, भारत में 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे? तो आपका जो भारत में 1909 में जो अधिनियम आया था जिसको कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको आपको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मार्ले आपके इस समय आपके सचिव थे। कौन थे मार्ले? सचिव कौन थे इस समय? तो मार्ले आपके सचिव थे।
इसके अलावा वायसराय की बात की जाए तो वायसराय इस समय आपके मिंटो थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 1909 के अधिनियम के समय भारत के सचिव कौन थे, मैंने आपको बता दिया था, तो बी ऑप्शन लॉर्ड मार्ले आपके भारत के सचिव हो जाएंगे 1909 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मानी जाती है, तो आपकी 1909 के अधिनियम के तहत ही आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसी अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी, तो इसीलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत माना गया है। कौन सा अधिनियम है, तो 1909 का अधिनियम। अगला प्रश्न है भारतीयों को किस अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया, तो आपका इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया 1909 के। अगला प्रश्न है भारत में 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे। ठीक है, जैसे आपका 1909 का अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से आपका 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपके 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू आपके उस समय सचिव थे। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो जो आपका 1935 का अधिनियम है, इसी अधिनियम को, जैसे मान लीजिए आपका 1947 में अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे दी, उन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया कि आप अपना संविधान बनाइए, और वो अब यहाँ से अपना चले गए भारत से। ठीक है, यानी कि अपनी सत्ता सौंप के भारतीयों को, तो उस समय तक अब मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर तो चलेगा। ठीक है, तो कैसे चलेगा, तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत शासन चलाया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारत में जो आपकी आरबीआई की स्थापना है वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो बर्मा है, जिसको अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसी अधिनियम के तहत आपका भारत से अलग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो जो आपका केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली है, इसकी शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है राज्यों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था, तो आपका राज्यों में जो द्वैध शासन था 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था और केंद्रों में लगाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न है भारत से म्यांमार को कब अलग किया गया था, तो 1937 में भारत को म्यांमार से अलग किया गया था, यानी कि भारत से म्यांमार को अलग किया गया था, और ये 1935 अधिनियम के तहत आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपके समाप्त होते हैं, यानी कि किस तरीके से आपका भारतीय संविधान जो विकास धीमे धीमे चला। ठीक है, उसी के आधार पर आगे चल के आपका संविधान बनता है, और वो पूरे देश में लागू होता है। आगे चल के जो इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो आपका संविधान सभा होगी। ठीक है, संविधान सभा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो आपको हम कराए जाएंगे, जितना भी आपका थ्योरी होगी वो कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्लास भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की समाप्त होती है। चलिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।